हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना सेकंड पेपर है शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और एजुकेशन की जो यूनिट नंबर 2 है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट यूनिट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपकी यूनिट नंबर 2 है एजुकेशन, जो सेकंड पेपर है, उसमें यूनिट का नाम क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, इसके बारे में हमें बात करनी है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, क्या उनसे हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी बातों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना जो सेकंड पेपर है एजुकेशन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 के बारे में। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, हम बात करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से। ठीक है। और इसमें हम यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर 1 है वो पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। लाइव सेशन भी होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइव सेशन नहीं ले पाता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन की भी फैसिलिटीज हैं, या लाइव का अगर वो क्लास छूट जाता है तो वो उसको रिकॉर्डेड भी देख सकता है। और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पीडीएफ फाइल्स भी मिलती है, यानी कि नोट्स भी मिलता है। ठीक है। और एजुकेशन जो पेपर 2 है वो हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे, जब आपको बता दिया जाएगा। अभी पेपर 1 चल रहा है और पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस चल रहा है। ठीक है। तो कैसे करना है? ये SWMG को इंस्टॉल करोगे, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपका खुद का क्रिएट करना है। इसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। उसके बाद कोर्स बटन पे जाओगे और कोर्स बटन पे जाके आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का, या फिर अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उसका, और एजुकेशन हम जो जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलो, इसमें लाइव सेशन होते हैं फ्रेंड्स। अगर लाइव क्लास आप नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। रेज हैंड का भी ऑप्शन है। अगर आप जब बीच क्लास से चल रही है और बीच में कोई डाउट आता है तो आप कॉल पे आके रेज हैंड करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। पोल का भी ऑप्शन है। और नोट्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल्स में हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी रहते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट का हम सिलेबस देखते हैं फ्रेंड्स। सिलेबस क्या है? शांति से देखो, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं और अभी आपको एग्जाम देना होगा, है ना? दोगे एग्जाम, तो इसके लिए सबसे पहली जरूरी होती है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करो, उनका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है। हर यूनिट को पढ़ो तो यूनिट को पढ़ने से पहले सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस यूनिट में टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं इस यूनिट का आपको सिलेबस दिखाता हूँ, चित्त शांति से सुनना। इस यूनिट का नाम तो आपको मैंने बता ही दिया, शिक्षा का इतिहास है, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का योगदान, यानी कि कमेटी एंड कमीशंस का जो बात है, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल समिति रिपोर्ट, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट, यानी ये जो पोर्शन है जो कमेटी एंड कमीशंस का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर इस यूनिट में सब टॉपिक्स की बात करें तो एक सब टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, यानी कि जो नीतियां बन रही है उस नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध क्या है। यानी कि एक तरह से ये पॉलिसीज की बात आ रही है ना, कि कैसे कैसे नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के विकास में किस तरह से ये नीतियां हैं वो सहयोग कर रही हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक टॉपिक हमारे सब टॉपिक है नीतियां और शिक्षा के बीच संबंध, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, है ना, उसके बीच और एजुकेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। ठीक है ना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद है शिक्षा के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, अर्थशास्त्र की संकल्पना क्या है। और जहाँ पे अर्थशास्त्र आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, वहां पे लागत और लाभ की बात होती है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है शिक्षा में, लागत लाभ विश्लेषण, बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण।
तो यानी कि यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था से जोड़ के, इकोनॉमिक्स से जोड़ के एजुकेशन को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की स्कीम है, यहाँ पे कैसे हमें कंसेप्ट ऑफ बजट का होना चाहिए, बजट निर्माण की संकल्पना कैसे है, किस तरह से विकसित हुई, क्या क्या ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करनी है एजुकेशन के साथ जोड़ के। तो एक ये सब टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये पहली बार देख रहे हो क्या टॉपिक्स भी एजुकेशन वालों? नहीं सर, देखे हैं पहले, सिलेबस याद होना चाहिए। और है राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। यानी आपको पता है जितने भी आप जो एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, है ना, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिसाइज तो होती है कि ये सरकार ये लेके आएगी, ये सरकार ये लेके आएगी, है ना। तो कई बार पॉलिटिक जो शिक्षा है उसका कई बार किसी सरकार का उसके प्रति लिबरल दृष्टिकोण होता है, यानी कि उदारवादी होता है, कईयों का कंजर्वेटिव होता है, कई कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये जो उसका जो थॉट प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, उससे यानी कि राजनीति और शिक्षा के बीच किस तरह का संबंध है ना, राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक सामाजिकरण, यानी कि जो हम जो बात करते हैं कि पॉलिटिक्स का जो डेवलपमेंट है, राजनीतिक विकास है, और राजनीति में सामाजिकरण होना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, इसके बीच है ना सोशलाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन के लिए किस तरह एजुकेशन सहयोग कर सकती है, यानी कि सारी, जैसे पीछे में इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखना था एजुकेशन को, यहाँ पे हमें किससे जोड़ना है, पॉलिटिक्स से जोड़ के देखना है कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे शांति से। एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो कुछ चीजें और क्लियर होगी फ्रेंड्स, शांति से देखना है सारी चीजों को। अब हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, आप समझिए एक एक चीज को आराम से। एक हमने हेडिंग डाली हुई है, आपको दिख रहा होगा, क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, है ना, यानी कि जो हमारा समाज है और जो शिक्षा है इसके बीच संबंध की बात की है। तो यहाँ पे 3 मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, यहाँ पे 3 प्रमुख समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। कितने दृष्टिकोण है, यानी कि जो हमारा समाज है और हमारी जो शिक्षा है इसके बीच की बात की गई है। समाज पे शिक्षा का क्या प्रभाव है, या समाज और शिक्षा का रिलेशनशिप कैसा है। तो इसके बाद इसके लिए हमारे पास 3 प्रमुख समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है, यानी कि समाज को ध्यान में रखते हुए 3 दृष्टिकोण है, 3 मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। क्या क्या है, सबसे पहले है द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है एक हमारे पास, एक है मार्क्सवादी, है ना, और एक है व्याख्यात्मक या इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव है। ये सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग इनका दृष्टिकोण है। तो ये 3 प्रमुख दृष्टिकोण है, कौन कौन से, प्रकार्यवादी, मार्क्सवादी और व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इनके बारे में हमें बात करनी है कि ये क्या सोचते हैं, किस तरह का दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर, समाज के प्रति, ये हमें देखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छी बातें होंगी, ध्यान से समझना है। कारण क्या है इस तरह से बातें हैं फ्रेंड्स, अब पढ़ते जाओगे धीरे धीरे तो समझ में आएगी। कुछ जो शुरुआत में थॉट प्रोसेस था कि भी आर्थिक स्थिति से डेवलप हो जाए तब एजुकेशन की बात करें, इस तरह की बात थी। फिर हुई नहीं, एजुकेशन अगर हमने अच्छा कर दिया तो आर्थिक स्थिति से अपने आप डेवलप हो जाएंगे। इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है बदलता रहता है। अब मार्क्सवादी जो है पर्सपेक्टिव है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, वो ये बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का इस तरह से नहीं, प्राइवेट संस्था के प्रति नहीं होना चाहिए, ये सब राज्य के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। इस तरह की बातें मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है वो करता है। तो इनके बारे में हमें पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानना है कि कौन क्या बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रेंड, जो फंक्शनल एनालिसिस फोकस किस पे करता है, जो कार्यात्मक जो विश्लेषण है वो किस पे फोकस करता है, वो करता है ऑन द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय एजुकेशन टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम। बेसिकली अगर आप बात समझो फ्रेंड्स, तो ये क्या कर रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं कि समाज और एजुकेशन, है ना, यानी कि सोसाइटी और एजुकेशन का क्या क्या पर्सपेक्टिव है हर अलग अलग। तो एक है फंक्शनल एनालिसिस, ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मानता है कि एजुकेशन है वो समाज को बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक है, मतलब दोनों का रिलेशन अच्छा है। सीधा लिखा हुआ है कि कार्यात्मक विश्लेषण सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव में शिक्षा द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान पर केंद्रित है। यह माना जाता है कि शिक्षा समग्र रूप से समाज के लिए कार्यात्मक है। इट इज अज्यूम्ड दैट एजुकेशन इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी एज ए होल, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है एक तरह से शिक्षा के समग्र रूप, यानी कि शिक्षा है ना, उस जो काम करती है सोसाइटी पे, है ना, तो जो हमारी शिक्षा है वो समग्र रूप से समाज के लिए फंक्शनल है, कार्यात्मक है।
यानी एक तरह से पॉजिटिव रिलेशन की बात करती है या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात करती है। इसमें एक बात और लिखी है, क्या लिखा है हियर, फोर मेजर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, ये याद रखना, हियर फोर मेजर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन कुड बी सीन इन रिलेशन टू सोसाइटी। ये कह रहा है कि हम जो समाज है उसके संबंध में हम शिक्षा के चार प्रमुख कार्यों को देख सकते हैं। यानी कि जो हमारा समाज है और शिक्षा, इसकी बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षा है उसके चार प्रमुख कार्य हैं। शिक्षा के चार प्रमुख कार्यों को हम देख सकते हैं, क्या क्या, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, रोल एलोकेशन यानी कि भूमिका आवंटन, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता, और सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन। कहने का मतलब ये जो चार रोल अदा करती है, एक तरह से बहुत बड़े रोल हैं ये सोसाइटी पे, किसके, शिक्षा के। यानी कि शिक्षा प्रमुख चार कार्य करता है समाज के लिए, क्या, सामाजिकरण यानी कि ये सोशलाइजेशन को बढ़ावा देता है, रोल एलोकेशन यानी कि भूमिका आवंटन की बात करता है, सामाजिक सोशल मोबिलिटी की बात करता है, सामाजिक गतिशीलता की, और सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन की भी करता है। तो आपको ये फोर मेजर फंक्शंस हैं एजुकेशन के, किसके रिलेशन में, सोसाइटी के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आराम से सुनना है चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते भी रहते हैं, इन चीज़ों को बस कनेक्ट करना है। अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर मार्क्सवादी का तर्क देखें फ्रेंड्स, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बेसिकली मार्क्सवादी प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट हाथों में देने के पक्ष में नहीं है, और वो ये कहते हैं कि अगर पूंजीवादी कर लिया तो शिक्षा है वो पूंजीवादी वर्ग को, बच्चों को और भी सत्ता के लिए तैयार करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये कहेगा कि जो अधीनस्थ वर्ग है वो और अधीनस्थ होता जाएगा अगर इस तरह से अप्रोच लेके चलें तो मार्क्सवादी का जो प्रोस्पेक्टिव है ये मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछती है यूजीसी, किस तरह का क्वेश्चन पूछती है वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो अगर मार्क्सवादी के मूल्य में बात करें, है ना, तो ये बात है कि जो मार्क्सवादी है, डेडिकेट टू वेलफेयर टू द स्टेट एंड द पीपल, एक मार्क्सवादी राज्य लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। जो मार्क्सवादी ने जो भी राज्य की परिकल्पना की है वो किसके लिए, क्या है कि वो राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है, उसमें और कुछ नहीं है, वो लोगों के कल्याण की बात करता है। तो इन्होंने एजुकेशन से संबंधित क्या क्या बातें की हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या कहता है, ये कहता है कि देयर विल बी ओनली वन एजेंसी, द स्टेट, ए प्राइवेट एजेंसी इज बैंड इन मार्क्सिस्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि मार्क्सवादी जो शैक्षिक प्रशासन में एक निजी एजेंसी पर प्रतिबंध है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि शिक्षा की जो मार्क्सवादी व्यवस्था है उसमें केवल एक ही एजेंसी होगी और वो होगा राज्य, यानी कि प्राइवेट या निजी एजेंसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ कौन होगा, इसका राज्य ही होगा, ठीक है। और राज्य की परिकल्पना क्या है, राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। तो जो एजुकेशन की व्यवस्था है वो केवल क्या है, राज्य को दी जाए, इस तरह का कोई भी इसमें निजी एजेंसियों पर प्रतिबंध की बात करता है। और आगे लिखा हुआ है, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। सीधी सी बात है, जो भी शैक्षिक अवसर है उसके संबंध में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एजुकेशन इज टू बी गिवन टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। ये कह रहा है कि जाति, पंथ, लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में से संबंधित समाज के सभी वर्गों को शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि दी जानी है। कहने का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना कास्ट को लेके, ना सेक्स या सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी तरह को लेके भेदभाव नहीं करना है। ये कौन कहता है, ये मार्क्सवादी के मूल्य हैं। एजुकेशन विल बी यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी, यानी कि शिक्षा है वो सार्वभौमिक और अनिवार्य होनी चाहिए, ये बातें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता अगर भंग हो रही है तो थोड़ा पानी पिए और एकाग्र हो जाएं और शांति से सुने बातों को। अब अगर मैं बात करूं मार्क्सवादी में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, मार्क्सवादी में क्या उद्देश्य है कि भी शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ऐसा मुझे जॉब पाना है ना, वो तो जरूरी है कि वो तो चलो घर चलाना है, लेकिन शिक्षा के मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन इन मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या है। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है,
कि शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण में मदद करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक हाई सोसाइटी ऐसे बन जाए, इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का एम किस में होना चाहिए कि एजुकेशन हमें ये सहायता करे कि एक क्लासलेस सोसाइटी बने, एक वर्गहीन समाज का निर्माण हो। इस तरह से नहीं है कि ये वर्ग, ये उच्च वर्ग है, निम्न, इस तरह का चीज़ ना हो। एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण हो। और है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये और मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज के विकास में मदद करते हैं, ये बिल्कुल बात मानते हैं। और क्या है, प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इम्प्लाई सब्सिक्वेंट चेंज इन द मीन्स ऑफ एजुकेशन। कह रहा है कि समाज की प्रगति का तात्पर्य शिक्षा के साधनों में बाद में परिवर्तनों से है, यानी कि शिक्षा के जो साधन हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी क्लासलेस सोसाइटी, जो हमने बात किया था कि एक वर्गहीन समाज। फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड ए इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। जो मार्क्सवादी हैं और या इसमें ये बोलते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है ना वो शारीरिक शिक्षा है, वो एक मेरिट शिक्षा के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया है। यानी कि कहने का मतलब कि व्यवहारिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि व्यवहारिक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। जो मार्क्सवादी का जो शिक्षा है उसका एम की बात कर रहे हैं, मार्क्सवादी में शिक्षा के उद्देश्य। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे कुछ कुछ बातें करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है, विद आंसर आपको मैंने दिया है। देखो ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी ने आपसे पूछा सेकंड पेपर एजुकेशन में, और आई थिंक ये नवंबर 2017 में जो पेपर हुआ था तब पूछा गया। और ये क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था, इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड बाय द टीचर ऑफ मेरिट ओरिएंटेशन। यानी कि शिक्षा की समस्या से निपटने के लिए मार्क्सवादी अभिविन्यास के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस संयोजन का समर्थन किया जाएगा। तो अभी मार्क्सवादी के बारे में हमने पढ़े हैं, तो आप बताइए। पहला है द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। ये तो हमने बात ही की है कि शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज में मदद निर्माण में मदद करना है, बिल्कुल सही बात है ये। और क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी अभी पढ़ा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज में विकास में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल फ्रीडम एक्सिलरेट्स द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज की प्रगति को बढ़ाता है। इस तरह की बात हमने नहीं देखी है, ना ही इस तरह की बात की गई है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इम्प्लाइज सब्सिक्वेंट चेंज इन द मीन्स ऑफ एजुकेशन। समाज की प्रगति का तात्पर्य जो शिक्षा के साधन है उसमें आगामी परिवर्तनों से, अभी किस तरह से शिक्षा के साधनों में परिवर्तन हो रहा है, यह है प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी या समाज की प्रगति को बताता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ए, बी और डी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन ए, बी, डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें आगे, है ना, इसी एजुकेशन को जोड़ के पकड़ के रखना, एजुकेशन सब्जेक्ट है, क्या क्या बातें हुई हैं। तो ये कह रहा है कि ब्रॉडली टू पैराडाइम्स ऑन द इशू ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी इन इंडिया। ये कह रहा है कि भारत में जो शिक्षा है और समाज है उसके मुद्दे पर मोटे तौर पर दो प्रतिमान है, दो पैराडाइम है। देख क्या क्या है ये, एक तो है फंक्शनल और एक है कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि एक तो कार्यात्मक प्रतिमान है और एक कॉन्फ्लिक्ट वाला संघर्ष प्रतिमान है ना। और जो फंक्शनल पैराडाइम है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शनल पैराडाइम क्या बोलता है, या कार्यात्मक प्रतिमान है वो शिक्षा और समाज के बारे में क्या बोलता है। बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा जो समाज है और जो शिक्षा है ना, उसको दोनों को जोड़ के देखें तो दो तरह की बातें चलती है, एक तो फंक्शनल और एक कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल तो ये मानता है, यानी कि जो कार्यात्मक है वो तो ये मानता है कि जो एजुकेशन है, फंक्शनल पैराडाइम एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो फंक्शनल है वो ये कह रहा है कि कार्यात्मक प्रतिमान में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन का मुख्य साधन माना है। क्योंकि ये तो हमने बात की थी कि पॉजिटिव बात कर रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है। फंक्शनल पैराडाइम ये बोलता है कि जो शिक्षा है, वो एजुकेशन है, वो हमारे एक मुख्य साधन है, हमारे पास एक मेन इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल चेंज लेके आता है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन लेके आ रहा है, ये मेन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ये बात करता है फंक्शनल जो पैराडाइम है। जबकि कॉन्फ्लिक्ट चीजें हैं जहाँ पे संघर्ष चल रहा है कि ऐसा है कि नहीं, वो इकोनॉमिक कंडीशन पहले सुधार लो, इस तरह की बातें जो हो रही है वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करती है। तो फंक्शनल पैराडाइम बेसिकली क्या बोलता है ये आपसे पूछा जा सकता है, या कार्यात्मक प्रतिमान के बारे में।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल देखना, ये दो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था 1961 में, है ना, इसके बारे में बात करो, क्या कह रहा है ये, क्या बोला, शिक्षा, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अचीविंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इज क्रिएटिंग ए सोशल ऑर्डर फाउंडेड ऑन द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिया गया है कि शिक्षा को एक मेन इंस्ट्रूमेंट माना गया है ना, 1961 जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया तीसरा, ठीक है, शिक्षा तेजी से आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हासिल करने और स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के मूल्यों पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था बनाने में सबसे महत्वपूर्ण एक कल कारक है, ये बात बोली गई है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बात कब बोली गई, या ये मैच करना भी आ सकता है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के साथ इसको मैच कर सकते हैं, है ना। अब तो प्लानिंग कमीशन आपको पता है खत्म हो चुका है, योजना आयोग, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आगे धीरे धीरे हम बात करें, क्योंकि इस यूनिट का नाम क्या है, हम इस यूनिट में बात करके कमीशन की बात करनी है, कमिटीज की बात करनी है। तो अब धीरे धीरे अगर हम बात करें, यहाँ से भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी पुरुष को एजुकेट करते हो तो आप एक व्यक्तिगत को या एक इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हो, बट इफ यू एजुकेट ए वुमेन, अगर एक आप महिला को एजुकेट कर रहे हो, यू एजुकेट ए फैमिली और एक नेशन, आप एक परिवार को या एक राष्ट्र को शिक्षित कर रहे हो। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। तो अब धीरे धीरे हम बात करें कौन कौन से कमीशन आए, किस तरह की अप्रोच बनी। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948-49 के अंदर, है ना, और यहाँ से भी आपसे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ लेती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसको हम और क्या बोलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन भी बोल देते हैं फ्रेंड्स, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन भी बोल देते हैं। और आपसे एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आने वाला एजुकेशन कमीशन कौन सा था, तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले एजुकेशन कमीशन वो आया, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो 48-49 में आया, और इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वुमेन शुड गेट गुड एजुकेशन एज मैन गेट। ये महिला शिक्षा पे उन्होंने क्या बोला कि महिलाओं को पुरुषों की तरह अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि अनइक्वलिटी का दौर अभी भी कुछ न कुछ है, लेकिन ये उस टाइम भी एक अच्छी बात बोली गई और बहुत बड़ी बात बोली गई कि वुमेन शुड गेट गुड एजुकेशन एज मैन गेट, ठीक है ना, ये बात बोली गई। आगे अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में, आगे और बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे यूजीसी कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेती है, क्या, जो आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हो, यूजीसी की बात, है ना, जो यूजीसी है जिसका जो एग्जिस्टेंस में आई और फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1953 में आई, फिर 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी सांविधिक निकाय। तो ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, इसी ने ही रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं, ये शायद पूछा भी है क्वेश्चन फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर में भी हायर एजुकेशन आपको वहां भी पूछ लेते हैं कि जो यूजीसी की स्थापना हुई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, नॉट कमेटी, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है। आपको कई बार सार्जेंट कमीशन याद आता होगा, वहां पे कमेटी थी, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा है जो आज की यूजीसी दिख रही है आपको। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी है, तो वो रिकमेंडेशन पे बनी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो राधाकृष्णन कमीशन आया, जो सबसे पहले एजुकेशन कमीशन आया स्वतंत्रता के बाद, वो उसके रिकमेंडेशन पे बनी है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी बात की है ना 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, उसी ने ही सिफारिश या रिकमेंड किया कि देयर शुड बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और वो 1953 में एग्जिस्टेंस में आई और 1956 में आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी सांविधिक निकाय बन गई। तो आप एक होमवर्क या कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे, ये बताना, सबसे पहले चेयरपर्सन। आप जब भी क्वेश्चन ये पेपर जाओ ना देने, तो सबसे पहले देखे जाया करो चेयरपर्सन कौन थे, जब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तब कौन थे, और अभी कौन है, ये सारी चीजें जरूरी है, देख के जाना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे चलूं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पता है 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, जिसको मोदिलियार कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अध्यक्ष के नाम के ऊपर है ना। तो
कुछ इन्होंने भी बहुत अच्छी सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, इसे मोदिलियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी देखो, जहाँ कहीं भी लड़कियों की मांग हो कि उनके लिए अलग से स्कूल खोलना है तो अलग से स्कूल खोलना चाहिए, और जो सह शिक्षा है यानी कि जो को एजुकेशनल स्कूल हैं उनके लिए कुछ शर्तें निर्धारित करने की बात की गई। छात्राओं और जो शिक्षक स्टाफ की जो महिला सदस्य हैं उनके लिए विशेष जरूरतों को पूरा करना, और गृह विज्ञान अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना, जो होम साइंस है उसके लिए। और इसमें सबसे जो बड़ी बात हुई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में, कि इन्होंने इसके बाद महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। मतलब इन्हीं के इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 के बाद इट वाज फॉलोड बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके बाद या फिर किसके रिकमेंडेशन से एक तरह, या किसने फॉलो किसके बाद बेसिकली नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन की स्थापना हुई। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जो मोदिलियार कमीशन है, ठीक है, उसके बाद ही महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। यहां से आपसे यूजीसी क्वेश्चन पूछती है, प्लीज ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे भी हम बात करें तो जो नेशनल कमेटी बनी वुमेन एजुकेशन पे, है ना, तो वो कब बनी? मई 1958 में बनी, और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख वाज इट्स चेयरपर्सन। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्षा थी। मई 1958 में सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आपको पूछ भी लेते हैं कि जो सबसे पहले 1958 में महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, उनकी अध्यक्षा कौन थी? अध्यक्षा दुर्गाबाई देशमुख जी। ये आपको याद रखना है। और इस कमेटी ने क्या सुझाव दिया? द कमेटी रिकमेंडेड दैट प्रायोरिटी शुड टू बी गिवन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिटवीन एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि कमेटी ने सुझाव दिया कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच समानता की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भेदभाव किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और इसका आपको चेयरपर्सन के बारे में पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं कि कब बनी, मई 1958 और 58, और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पता है हंसा मेहता कमेटी, हंसा मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन 1962। 1962 में हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई, है ना, और इनके जो चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी? हंसा मेहता के पास थी। और इसका एम क्या था ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि हंसा मेहता कमेटी कब आई और इनकी चेयरपर्सन का नाम क्या था। तो हंसा मेहता कमेटी 1962, और अध्यक्षा चेयरमैनशिप किसके पास है? श्रीमती हंसा मेहता जी के पास। और इट वाज एम्ड एट एग्जामिनिंग केयरफुली द डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? ये आपसे उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम में भेदभाव की सावधानी पूर्वक जांच करना, कि ऐसा ना हो कि जो गर्ल्स के लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है और बॉयज के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है वो उसमें भेदभाव ना हो, तो उसकी सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए हंसा मेहता कमेटी की स्थापना की गई या उसका मुख्य उद्देश्य रखा गया 1962 में। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इन्होंने क्या क्या बातें हुई हंसा मेहता कमेटी के अंदर, कि पहला बात तो ये हो ही गई थी कि फ्रेंड्स के बीच में किसी भी तरह का जो सिलेबस है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक क्या बात हुई? एट हायर स्कूल लेवल होम साइंस इज ए यूजफुल सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स बट इट शुडंट नॉट बी मेड कंपल्सरी। ये बोला गया कि उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान लड़कियों के लिए उपयोगी विषय है, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब गर्ल है तो आपको होम साइंस लेना ही पड़ेगा, इस तरह का अनिवार्य नहीं बनाना, हालांकि ये बहुत उपयोगी विषय है। आगे लिखा गया कि म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग एंड फाइन आर्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स एंड देयरफॉर प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर देयर टीचिंग शुड एग्जिस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये बोला गया कि संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग और ललित कला लड़कियों के लिए रुचि के विषय है, और इसलिए शिक्षण संस्थानों में इनके शिक्षण के लिए उचित सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। गर्ल्स इन सफिशिएंट नंबर शुड बी इनकरेज टू टेक
साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि होम साइंस लो, गर्ल्स को प्रमोट करना चाहिए, कि इनकरेज करना चाहिए कि वो पर्याप्त संख्या में गणित और विषय जैसे सब्जेक्ट लें, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात भी बोलेगी। तो बेसिकली ये हंसा मेहता कमेटी के बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान रखना है ना, कंसंट्रेशन, एकाग्रता रखना, बिल्कुल अच्छे से सुनना। अच्छा लग रहा है क्या? ध्यान से समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करें फिर कोठारी कमीशन के बारे में, जो 1964-66 की बात करें, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, इन्होंने क्या कहा? द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। कह रहे हैं कि भारत की जो नियति है अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है। भारत की जो नियति है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे हैं वो कक्षाओं में हैं, और जो भारत की जो नियति है, डेस्टिनी है, वो बेसिकली कहाँ शेप हो रही है? क्लासरूम में, है ना। दिस वी बिलीव इज नो मेर रिटोरिक। ये कह रहे हैं कि ये हमारा मानना है, ये कोई महज एक बयानबाजी नहीं है कि हमने ऐसी बयानबाजी की है, ये हमारा मानना है, ठीक है। इन ए वर्ल्ड बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज एजुकेशन दैट डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। बहुत बड़ी बात थी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित दुनिया में यह शिक्षा ही है जो लोगों की समृद्धि, कल्याण और सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है। यानी कि बहुत बड़ी बात बोली गई है ये, कि ये एक बार यूजीसी ने आपसे ये भी पूछा कि कौन से कमीशन ने ये बोला है कि भारत की नीति अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है। ये पूछा भी गया कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन क्लासरूम, ये कब किस कमीशन ने बोला? ये बोला कोठारी कमीशन ने, कोठारी आयोग ने। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। और कोठारी रिपोर्ट में और क्या ऐड किया गया? ये ऐड किया गया, इन फैक्ट व्हाट इज नीडेड इज ए रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन विच इन टर्न विल बी सेट इन मोशन द मच डिजायर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि वास्तव में शिक्षा में एक क्रांति की आवश्यकता है, जो बदले में वांछित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति की गति को प्रदान करेगी। यानी कि अगर हम एजुकेशन में क्रांति लेके आएंगे, अगर एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, तो हम जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीजें हैं वहां भी बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन होगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, इन्होंने एजुकेशन को मेन वो माना है कि ये बहुत ही मुख्य एक साधन और इंस्ट्रूमेंट है जो सारी चीजों में बदलाव लेके आ सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था फ्रेंड्स कि दो चीजें हैं, कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो तब एजुकेशन वगैरह हो, कुछ कहते हैं कि एजुकेशन हो तब ये सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो इनमें से एक कोठारी रिपोर्ट ये ऐड करता है कि शिक्षा ही है जो सब कुछ क्रांति ला सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर 7th 5 ईयर प्लान 1985 और 1990 इसके बारे में बात करें, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, प्लीज इसको ध्यान रखना। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग इन फंक्शनल स्किल्स रेलिवेंट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अडॉप्टिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ मास मूवमेंट टू कवर द ह्यूज टारगेट ऑफ इलिटरेट्स। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है 1985 से 90 में, इन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रासंगिक कार्यात्मक कौशल में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों और निरीक्षणों के विशाल लक्ष्य को कवर करने के लिए जन आंदोलन की रणनीति एक तरह से अपनाई गई, कि जो बहुत बड़ा एक निरक्षर लोग थे, यानी कि ना जो बहुत ही एक तरह से निरक्षरों का एक विशाल जो मास लोग थे, उनको टारगेट बनाने की कोशिश की गई कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, उनमें स्किल, कौशल या ट्रेनिंग का विकास किया जाए, कौशल स्किल डेवलपमेंट किया जाए। ये बात की गई 7th 5 ईयर प्लान जो 1985 से 90 था। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी बातें पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ऐसे स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम चलाया गया फॉर ट्रेनिंग इन फंक्शनल स्किल्स, है ना, कार्यात्मक जो कौशल है उसके लिए। तो ये छोटी बातें, लेकिन एग्जाम में कई बार नहीं समझ में आता है तो दिमाग खराब हो जाता है। चीजों को सबको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, सब चीजें कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक बात और करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई। आपको पता है भारत में जो अभी तक की बात करें तो एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, उसके बाद 1986 में आई और उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ 1992 में, और उसके बाद
20 में, यानी कि बेसिकली मोटा मोटी बात करें तो 3 एजुकेशन पॉलिसीज हैं। 1992 में तो थोड़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात होती है, पीओए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 3 आई है। तो जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसमें बहुत बड़ी बात की गई अडल्ट एजुकेशन के बारे में बात की गई, और वयस्क शिक्षा के बारे में, और बात की गई जो हम ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो बात की गई। यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाने की बात की गई कि ऐसे लोग जो कंटिन्यू या रेगुलर क्लासेज में जाके नहीं पढ़ सकते, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, उनके लिए बात की गई कि उनको डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन की बात, जो यहीं से आया ये कंसेप्ट 1986 से। तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ये कंसेप्ट कौन सी पॉलिसी से आया। ये 1986 जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी थी वहीं से आया। तो बात करते हैं that adult education would be a means of reducing economic, social and gender disparities, and nation as a whole would assume the responsibility for providing resource। but क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसके द्वारा साक्षरता के महत्व को दोहराया गया, और यह है कि वयस्क शिक्षा आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करने का एक साधन होगी, और समग्र रूप से राष्ट्र संसाधन सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी लेगा। ये बात की गई, मतलब उन्होंने वयस्क शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात बोली, और मैंने जो भी बात कह रहा था कि ओपन एजुकेशन वगैरह के बारे में बात की। चलो इसके बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यूजीसी ने आपसे आपके ही पेपर में एजुकेशन में ये भी पूछ लिया कि जैसे आप शब्द पढ़ते हो, एक तो होता है फॉर्मल शब्द, औपचारिक, है ना, एक शब्द होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक, है ना, और एक शब्द होता है नॉन फॉर्मल। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? अब इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक जैसा लग रहा है, अनौपचारिक नहीं, इनमें डिफरेंस है। बेसिकली देखो, फॉर्मल क्या होता है, यूं कहते हैं कि टीचिंग है वो फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, ऐसी बात करते हैं ना। तो फॉर्मल तो हो गया औपचारिक, एक चार दीवारी में बैठ के प्रॉपर रिजिडिटी के साथ, बिल्कुल कठोरता के साथ सारी चीजों को फॉलो करके फॉर्मल है, औपचारिक। अब इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में क्या डिफरेंस है? ये मान लो कि जो फॉर्मल है ना उसी का फ्लेक्सिबल रूप नॉन फॉर्मल है। फॉर्मल का फ्लेक्सिबल रूप, जैसे ओपन लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, वहां कोई स्ट्रक्चर तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं होगी, स्ट्रक्चर होगी, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदान किया जाएगा। यानी कि फॉर्मल का ही थोड़ा लचीला रूप है नॉन फॉर्मल, फ्लेक्सिबिलिटी है उसी में। स्ट्रक्चर तो होगी लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, स्ट्रक्चर तो है लेकिन उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम वगैरह की। इनफॉर्मल होता है आप जीवन पर्यंत अचानक कुछ सीख गए, किसी से भी सीख गए, जीवन भर सीखते रहते हो, ये इनफॉर्मल है। बात समझे ना क्या डिफरेंस है? कई बार ये एक जैसा सा ही लगता है, और यहां से यूजीसी ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा। चलो आगे बात करते हैं। एनपी 1986 ने वयस्क शिक्षा के दायरे को बढ़ाने में योगदान दिया, ये जो मैं भी बात बोल रहा था, ताकि स्कूल नए जाने वाले युवाओं और वयस्कों को सीखने का अवसर प्रदान हो। ये बात हो गई। और ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉर्मल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड नीड बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर न्यू लिटरेट यूथ हु हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट एंड अडल्ट, उसके बारे में बात की गई कि जो स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके बारे में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात की गई, है ना। जो नव साक्षर है, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं के लिए कार्यक्रम, स्कूल छोड़ने वाले और वयस्कों के लिए अनौपचारिक, लचीली और आवश्यकता आधारित शिक्षा का विस्तार करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में की गई। यहां से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और क्या है इसमें? प्रोविजन ऑफ नॉन फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि इसमें प्रोविजन किया गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, है ना, नॉन फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन के लिए। और इसके लिए स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की या ट्रेनिंग वर्कर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थ्रू द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई और कुछ एजेंसीज की स्थापना की गई। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स, है ना, श्रमिक विद्यापीठ, और रूरल इंस्टीट्यूट्स, ITI जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, या फिर TRYSEM, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, यानी कि इसकी स्थापना की गई इन इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज की, जिससे नॉन फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिल जाए। नॉन फॉर्मल का समझ गए ना आप, यानी कि स्ट्रक्चर तो होगी लेकिन थोड़ा क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, है ना, इस बात को याद रखना बहुत। ये और यहाँ से ITI की आपको फुल फॉर्म भी पूछ ले, कुछ नहीं पता
ट्राइशेम, इसकी भी कुछ आपको फुल फॉर्म पूछ ले, इनकी स्थापना की बात की गई, या ये पूछ ले कि इनकी स्थापना कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत की गई, तो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत की गई। ये सारी बातें ध्यान रखने की है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो अभी मैं बात कर रहा था कि डिस्टेंस और ओपन लर्निंग, यही बात की गई। औपचारिक शिक्षा के उच्च स्तर के लिए दूरस्थ शिक्षा की वकालत करते हुए नीति ने जन शिक्षण निलयम के माध्यम से नव साक्षरों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा जारी रखने की सिफारिश भी इसी में की गई, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखोगे ना सारी बातें। चलो अब मैं बात कर रहा था 1992 के बारे में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, है ना, 1992। इसमें जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी में थोड़ा सा क्या किया गया, संशोधन किया गया था। तो उसको बोला गया पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। आपसे इसकी ईयर भी पूछी गई थी एक बार कि पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब हुआ, तो 1992 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसको रिकमेंड किया, ये रिकमेंडेशन किया इन्होंने, एम्फेसिस इन अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम should be on skill development and creation of awareness among the learner of the national goals for development program and for liberation from oppression। यानी कह रहा है कि वेस्को में कौशल विकास और शिक्षार्थियों के बीच राष्ट्रीय लक्ष्यों, विकास के कार्यक्रमों और दमन से मुक्ति जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। यानी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, किसी का दमन या शोषण वाली बात नहीं होना चाहिए, जागरूकता की तरफ बात की। और वेस्को में कौशल विकास की बात की, है ना, कि जो हमारे राष्ट्रीय जो लक्ष्य हैं उनको हम अच्छे से अचीव कर पाए। ये सारी बातें इसमें की गई, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आपसे पेपर में पूछ लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखना प्लीज। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये देखना, ये कह रहा है कि द फर्स्ट, इस नोट को नोट की तरह संभाल के रखना, कह रहा है द फर्स्ट नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर अडल्ट एजुकेशन नोन एज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, was introduced in 1978. However, the promise of the NAEP was not fulfilled। आपसे क्या बोल रहा हूं कि वैश्विक शिक्षा के लिए पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, 1978 में शुरू किया गया। हालांकि जो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर अडल्ट एजुकेशन आया, NAEP, ये इसकी सारी की सारी जो प्रोमिस है, इसके सारे के सारे जो वादे हैं, उसको पूरा तो नहीं किया गया। लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि कब शुरू हुआ, इस चीज़ों में आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बात करूं नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बोलते हैं, NLM, ये आया 1988 में। इसकी ईयर्स भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। The National Literacy Mission (NLM) was launched in 1988 as a societal and technological mission, है ना, एक यह सामाजिक और तकनीकी मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। एंड द ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो, मिशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पैक्टिंग फंक्शनल लिटरेसी टू 80 मिलियन अडल्टेड इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स बाय 1995। ये क्या कहा गया है कि इसमें सामाजिक और तकनीकी मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था, और 80 मिलियन वयस्क जो निरक्षर हैं उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी कि जो 1955 में ये कैलकुलेशन की बात की गई, उस ईयर में जो 15 से 25 वर्ष के जो हैं युवा हैं, उनके लिए, आयु वर्ग के हैं जो 15 से 25 वर्ष के, उनके लिए जो 80 मिलियन जो वयस्क निरक्षर हैं, उनके लिए साक्षरता की बात की गई, किसमें, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 1988 में, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं कि जो NLM है, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, वो कब शुरू किया गया, तो आपको बताना है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया 1988 में, ये याद रखना है। और यहाँ पे ईयर है 1995, है ना, ये याद रखना थोड़ा, ठीक है, मिक्स मत कर देना ईयर्स का। आपको सीधा पूछ लेंगे कि NLM कब लॉन्च किया गया, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कि द NLM असाइंड प्रायोरिटी इन इरिडिकेशन ऑफ इलिटरेसी अमंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थ्रू मास मोबिलाइजेशन ऑफ द वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सीधी सी बात है, जो NLM की बात कर रहे हो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, उसमें क्या क्या है कि NLM ने महिलाओं में निरक्षरता के उन्मूलन की बात की, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कोई भी जो वंचित समूह है, उसके माध्यम से समाज के व्यापक वर्ग की लामबंदी और समर्थन को प्राथमिकता दी। यानी कि इन पे बहुत ज्यादा
फोकस करना है, मास मोबिलाइजेशन करना है, ये बात की गई। ठीक है, वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शांति से समझ रहे हो ना, चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद एजुकेशन को, ये भी आपसे पूछ लेते हैं, एजुकेशन को जो फंडामेंटल राइट में एक तरह से मौलिक अधिकार में बात की कर रहे हैं कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21A के तहत, ए जस्टिफिएबल फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। ये कहा गया कि जो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, आपसे ये भी पूछ लेते हैं 2002 में हुआ, या 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86 हुआ, और उसने मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी अनुच्छेद 21A के तहत। और इसमें यह बोला गया कि 6 से जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए, सभी के लिए न्याय उचित, यानी कि जो एक तरह से फंडामेंटल राइट रखा गया, और उनके लिए हर एक गारंटीज की बात की गई कि हर एक को कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। इट गारंटीज 8 ईयर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। यह कह रहा है कि यह प्रत्येक बच्चे को 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा है तो वो एक मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, हाँ 21A के तहत है। ये कब संविधान संशोधन हुआ, ये 2002 में हुआ, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, ये भी आपको आर्टिकल और ईयर और अमेंडमेंट सारी बातें याद रखनी है, 6 से 14 साल, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है ना, यानी कि लोकल बॉडी जो स्थानीय सरकार है उनको भी, लोकल बॉडी स्थानीय निकाय है उनको भी ये दिया गया, यानी कि 72वां और 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्तर पर शैक्षिक शासन में विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि डिसेंट, यानी कि आपको पता ही है 72वें और 73वें संविधान संशोधन में क्या, नगर पालिका, ग्राम पंचायत वाला वो याद करो, है ना। तो ये सारी की बातें डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई कि सेंटर में नहीं रहेगा, सब कुछ विकेंद्रीकरण होगा, और जो भी लोकल लेवल के जो बॉडीज हैं, है ना, वो भी इसमें काम करेगी, यानी कि स्थानीय स्तर पर भी शैक्षिक शासन के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल की बात करता है। तो ये 72वां और 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें की है यूनिट में, आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी, और इसको अच्छे से रिवाइज करके देखना। आपको सारी चीजों के कीवर्ड्स को पकड़ना है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पजल नहीं होना है, और दिमाग को खोलना है ये ब्रॉडली कि क्या चीजें हो रही है, क्या हो रही है, एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से चीजें हो जाएगी। रटने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ ईयर्स हैं, कुछ मेन बात जो ये नहीं हो रही उसका शॉर्ट नोट बना लें, एक पेज में सारी बातें लिख लें तो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो इस यूनिट में मैंने बहुत सारी बातें करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। ठीक है, और आप अच्छे से इसको रिवाइज करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, इस नाम से अपनी एप्लीकेशन है SWMG में। इसमें हम पेपर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और लाइव सेशन होता है डेली। अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं ज्वाइन कर पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी है, तो आप इसमें अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट बैच जून 2023 अभी चल रहा है फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप SWMG पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, उसके बाद आपका नेम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का कोई पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर रजिस्टर नाउ करिए, और यहाँ पे कोर्स पे जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में एजुकेशन हम जल्दी लॉन्च करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। अभी हम जो दे रहे हैं एप्लीकेशन पे पेपर 1 और पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा खुश रहें। इसमें लाइव क्लासेज हैं, रेज हैंड का भी ऑप्शन है, अगर कोई स्टूडेंट को डाउट होता है तो रेज हैंड करके पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति के साथ अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, इसी तरह सारी चीज़ों को शांति से सुनना है, रिलैक्स होकर देखना है, और हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आराम से सुनना, क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है। और मैं हर ये बात करता हूँ आपको कि सिलेबस बहुत अच्छे से शांति से समझना कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे चीज़ें करनी होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
लगभग लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप स्टडी करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।